इस वक्त साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो अगर किसी के लिए विलन हैं तो वो आपकी पार्टी के लिए हैं। आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है आप समझते हैं वो दुरुस्त है? उनको बुलाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? साबिक आर्मी चीफ को हमारी पार्लियामेंट बुला सकती है? इतनी मजबूत है? एक तो मैं जी ख्वाजा आसिफ साहब के बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकता। नहीं, आपकी राय इस पे क्या है? मेरी राय इस पे बात कर रहे हैं। देखें जी, इसमें अगर माजी की मिसाल ली जाए तो हाजिर सर्विस जो हैं अफसरान सीनियर तरीन वो आते रहे हैं पार्लियामेंट में आते रहे हैं। और जब मैं तो सेनेट के हवाले से ख़ास तौर पे क्योंकि मैं उसका रुकन रहा हूँ और मुझे उसके माजी से भी वाकफियत है। रज़ा रब्बानी साहब जब चेयरमैन थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वहाँ पे बुलाया था, बट उस तरह तलब नहीं किया था, दावत दी थी। आर्मी चीफ को भी दावत दी थी और वो एक कमेटी ऑफ द होल उन्होंने तश्कील दी थी जो कि सेनेट की थी। तो उस हवाले से मिसालें तो मौजूद हैं और कहा तो यही जाता है कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन। अब ये फॉर्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट, और जिस तरह गंडापुर साहब ने भी कल परसों ये बयान दिया कि वजीर आजम खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, तो हमारा मौकफ तो इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। ठीक तो राइट सर, वो जनरल शुजा पाशा आई तो थे, उनसे सवालात भी सख्त हुए थे, लेकिन फिर उसको इतना ज्यादा पसंदीदा की निगाह से जी इसको पसंद नहीं किया गया था। तो अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, मैं राय आपकी ले रही हूँ, जैसे कि अभी अब्बास आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो टीटीपी से मुज़ाकरात हुए और फिर उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसने के लिए कहा, उन्होंने कहा ये पॉलिसी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की थी, इसलिए एहतसाब होना चाहिए, और अभी उन्होंने जिम्मेदारी आप पर भी डाली है कि आपको भी मुझे इस बात का अंदाजा है और मैं आपको ये अर्ज करूंगा इसके जवाब में कि आप एक अलग से प्रोग्राम करें। मैं सारे आदादो शुमार लेके आऊंगा कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी सेंटर में और केपी में, उस वक्त कितने टेररिस्ट इंसिडेंट हुए थे 2018 से लेके 2022 के दरमियान, और फिर पीडीएम गवर्नमेंट में 2022 से लेके 2023 के जो वस्त में जब तक इनकी गवर्नमेंट रही है, तो केपी में और दीगर इलाकों में कितने और दहशतगर्दी के वाकयात हुए। देयर वाज अ स्पाइक जो है। तो ऐसे क्या देना जी कि वो एक टेलीविजन प्रोग्राम पे आके किसी का क्या देना कि जी ये फलां ज़ैद जिम्मेदार है या बकर जिम्मेदार है, इससे वो बात हकीकत नहीं बन जाती। ठीक, इस पॉलिसी से नुकसान नहीं हुआ सर जो उस वक्त पॉलिसी थी? देखें जी, हमारी पॉलिसी जब भी जितनी देर हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी पॉलिसी तो यही रही थी कि अमन को जो है फ़रोग़ दिया जाए, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए, और जिस हद तक भी और जितने चैलेंजेस से जो है हमको उस दौर में गुजरना पड़ा था, उसमें सरे फहरिस्त जो है वो कोविड है, और कोविड के बाद फिर अफगानिस्तान से जो अमरीकी जो है अफवाज का जो है इनखला और वापसी, वो सारे चैलेंजेस भी थे। लेकिन आप देखा दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का शुमार हुआ कोविड के हवाले से, और उसके अलावा जो इंसदादे गुर्बत के जो हमारे इकदामात थे उसको भी वर्ल्ड बैंक ने और सराहा वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिस्ट और इन सब ने। और वो ये कह देना कि जी वो बिस्प की कंटिन्यूएशन थी, एहसास प्रोग्राम, ये बिल्कुल गलत है। वो उसके जितने जैली प्रोग्राम्स थे और जिस तरह से उसको रोल आउट किया गया और मैनेज किया गया, और फिर बाद में कुछ वक्त डॉक्टर सनिया नश्तर पंजाब में भी आई और उन्होंने वो किया, उसकी दुनिया भर में जो है पजीराई हुई है। अच्छा सर, जो मैंने पहले बात की थी वो जो एक तासुर है कि जो एक पेज है इस वक्त हुकूमत का, तो आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं या इत्तेफाक करते हैं कि अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हैं तो फिर ये हुकूमत उस तरह से मुस्तहकम नहीं रह सकेगी? क्योंकि 2018 में भी एग्जाम्पल दी जाती है कि कमोबेश ऐसे ही हालात थे। मैं इससे ज़्यादा अहमियत एक और बात को देता हूँ, और जो एक जमहूरी मुबैना तौर पर या नाम नहाद एक जमहूरी निज़ाम में नज़र आता है आपको कि एक वज़ीर आज़म बनने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो हम फॉर्म 47 ज़दा वज़ीर आज़म हैं, वो एक सबसे पहला एक अहम फैसला करते हैं, और वो क्या है कि इरसा के जो है चेयरमैन को लगाते हैं, और फिर किस तरह से चीखें निकलती हैं सिंध की तरफ से और दीगर से, और किस तरह वो बिजली की रफ्तार से वापस भी हो जाता है। और फिर एक सुनने को आता है कि जी वजीर दाखिला जो है सो कॉल्ड, जो वैसे ही जो आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ के एक तो निगरान रहे, वो भी गैर आइनी निगरान रहे, उठा के उनको फिर बना दिया अगली हुकूमत में वजीर दाखिला। आइन की कानून की कोई अहमियत मुझे लगता है कि तो आप लोगों का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह होता है, आप लोग ये कह रहे थे। ठीक है ना, और उसके अलावा फिर जो आपने अभी शायद तमहीद में बात की अपनी कि वज़ीर ख़जाना जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मेरे साथ स्कूल में भी थे, सीनियर थे मुझसे, हम एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, और मैंने जब पहला उनका जिस दिन तकर्रुर हुआ मैंने प्रोग्राम में कहा था अच्छे आदमी है, बड़ी उसको वो जी औरंगजेब साहब जो है, और मैंने कहा कि वो एक्चुअली रज़िया गुंडों में फंस गई है, वो शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, कैपेबल आदमी है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन उनको भी आप देखें पिछले 48 घंटे में किस तरह कैबिनेट कमेटी वो जो थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी,
जी, उन सब से उनको साइड वे कर दिया। सवाल उठता है कि भाई तुमने क्लर्क बनाने के लिए लाया है उस आदमी को, और फिर एकदम 24 घंटे में एकदम होता है कि जी वो वजीरे दाखिला, वो वजीरे खारजा को और वो एक और वजीर को उधर से निकाल के अपने आप को, प्राइम मिनिस्टर को भी अपने आप को फारा करके उनका वजीर खजाना पे आपका क्या ख्याल है? बस शो करता है ना जी कि किस मईशत के हवाले से फैसले कैसे ले सकेंगे? मईशत ही तो इतनी अहम जो है इस वक्त मरकज है और महवर है पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल का, और उसकी हैंडलिंग के लिए अब देखे ना मार्केट्स जो होती हैं, इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट में भी चलती है। अब ये किस तरह का सिग्नल जाता है? तो जो मुझे नजर आ रहा है, सिर्फ एक पेज या 2 पेज को छोड़ें, ये जो खुद कर रहे हैं वो उससे ही नजर आ रहा है कि ये एक अंग्रेजी का लफ्ज है केओस, और उर्दू का लफ्ज उसके करीब जो आता है वो अफरा तफरी, या इसको बोकलाहट भी कहते हैं। बस ये एनआरकी तो चले वो एक और लेवल पे चली जाती है बात, लेकिन अभी मैं तो कह रहा हूँ गवर्नेंस के हवाले से, और ये गवर्नेंस ही ऐसी चीजें होती हैं जो फिर IMF जैसे इदारे भी देख रहे होते हैं, दीगर ममालिक भी देख रहे होते हैं। आ गई हमारे ऊपर वो कलंक का टीका जो लग गया, जो दुनिया के ऑब्जर्वर कहते हैं ना कि जी आपने इतना इंटरनेशनल इशू क्यों बनाया है इसको, आपने इंतखाबात को, कि भाई आपने इंटरनेशनल मुबस्सिरीन को दावत दी थी, दुनिया ने देखा है। PTI ईद के बाद दूसरा रास्ता इख्तियार करने की बात कर रही है, ये दूसरा रास्ता क्या है सर? मैं दूसरे रास्ते पे आता हूँ। 1-2 नुकात हैं जो पिछले सवाल और जवाब से जो है वो अभी एड्रेस करने ज़रूरी हैं। एक और जो अहम मौजू है, क्योंकि आप वो उसकी हुकूमत के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, वो है कि IMF ने ये भी मुतालबा किया है कि NFC के अवार्ड को जो है उस पर नजर षानी की जाए, और उसकी वजह भी यही है, वो हमारे दौर में भी ये खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं कि जिस मकाम पर उसको सेट करके अब उसको रिवर्स ना करने की जो एक बात तरमीम के जरिए कर दी गई है, उससे ये है कि सूबों को इतना ज़्यादा जो है रेवेन्यू मिल जाता है, एक्सपेंडिचर वो इतना नहीं करते, रेवेन्यू मिल जाता है कि वफाकी हुकूमत के पास स्पेस ही नहीं रहती। लेकिन उसके जवाब में इस हुकूमत ने फिलहाल तो ये किया है कि कुछ इस तरह की तसल्ली दे दी है कि हम पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपए से 100 रुपए पे ले जाएंगे। अब उसका अब क्या नहीं, उसका नुकसान किसको होता है या उसका जो है सारा इम्पैक्ट किस पे आता है? वो तो आम लोग पे आता है, क्योंकि वो हर एक पे वो यकसा तौर पर लगता है। तो अमीर तबके को कम फर्क पड़ता है, गरीब तबके को ज्यादा फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो एक और बात अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली हुई, इसके ऊपर मैंने सेनेट के अंदर पूरी तहकीक करके एक स्पीच कर दी थी, जिस पे आई थिंक सारा मामला रफा दफा हो गया था, मेरा ख्याल था, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं ये सिर्फ दोबारा कह देता हूं कि शशि पलेजो साहिबा पार्लिमानी उमूर की कमेटी की चेयर थी, और उन्होंने केस स्टडी की, और उस केस स्टडी के हवाले से फिर मैंने जब बताया कि पाकिस्तान में पूरी जमहूरी तारीख में ऑर्डिनेंसेस कितनी हुई है पास, एवरेज कितनी है, वो कोई 20 या 22 है सालाना, और PTI गवर्नमेंट उससे 2 नंबर नीचे थी, यानी 19 पे। और सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी 1993 से 1996 में, जिसमें रजा रब्बानी साहब लॉ मिनिस्टर थे, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर वो मचा रहे थे सेनेट में। जब मैंने आदादो शुमार बताया तो सारे चुप कर गए। तो ये मतलब सबसे कम ऑर्डिनेंसेस वैसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम ऑर्डिनेंसेस वैसे बाय द वे जुनेजो गवर्नमेंट जो थी 1985 से 1988 उसमें आए थे। ये भी एक मैंने रिकॉर्ड खुद बोलता है जब ये सारी बातें होती हैं। कानून साजी होना अब जी कानून साजी होनी चाहिए। वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डिनेंस पास करने की वजह क्या बनती है, और वो हर गवर्नमेंट के लिए बनती है, और वो है कि सेनेट और नेशनल असेंबली की साइकिल्स क्योंकि मुख्तलिफ होती हैं, तो अक्सर ये होता है कि जिसके पास नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हो, सेनेट में वो माइनॉरिटी में होता है। तो जो बाइकैमरल जो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल लेजिस्लेचर होता है, उसमें लेजिस्लेशन मुश्किल हो जाती है, या फिर वो जॉइंट सिटिंग करके करनी पड़ती है, या आर्जी तौर पर ऑर्डिनेंस जो है उसको जारी करना पड़ता है। लेकिन मैं जो आपको अपने कि क्या अगला लाए अमल है, देखें जी के बाद आज के डॉन अखबार में बड़ा दिलचस्प एक मजमून, बड़ा तफसीली मजमून लिखा हुआ है। पिलडैट के जो सरबराह हैं बिलाल महबूब साहब, आपके प्रोग्राम पे भी आए होंगे यकीनन, और उन्होंने यही कहा है कि अगर एक मामूल की जमहूरियत हो, एक नॉर्मल जमहूरियत हो, तो उसके अंदर प्रोटेस्ट और एहतजाज और बहुत से फोरम्स के ऊपर इसको उठाना जो है जरूरी नहीं होता अगर आप अग्रीव्ड हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक मामूली या नॉर्मल जमहूरियत है नहीं, ये गैर मामूली सा सिस्टम चल रहा है। अब आप सिर्फ ट्रिब्यूनल्स की बात कर लें, ठीक, पंजाब में जहां 50% से ज्यादा क्लेम्स आनी है वहां पे 2 ट्रिब्यूनल्स हैं। 2008 के अंदर 12 ट्रिब्यूनल बने थे, 2013 के इंतखाब के बाद 5 ट्रिब्यूनल बने थे, 2018 के इंतखाब के बाद 8 ट्रिब्यूनल बने थे, और वो जो 5 जो बने थे ना 2013 के इंतखाब के बाद, वो 5 ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस के थे, डेडिकेटेड थे, फुल टाइम थे। ये सिटिंग हाई कोर्ट जजेस 2 ट्रिब्यूनल, मैं आपको बता रहा हूं 10 साल भी ये लगे रहे ना तो ट्रिब्यूनल्स में ये केस जो है वो, इसीलिए हम हर फोरम पे ये जा रहे हैं। वो फोरम पुरअमन एहतजाज हो सड़कों पे, वो फोरम पाकिस्तान की आला अदलिया हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में
पिटिशन की है, वो फोरम इंटरनेशनल फोरम्स हो, जिस तरह से यूएस कांग्रेस है या IMF है या जो इदारे हैं जो गुड गवर्नेंस के ऊपर और करप्ट प्रैक्टिसेस के इंसदाद के ऊपर और जमहूरी इक़्तिदार की जो है निफाज के ऊपर यकीन रखते हैं, उन सब आपने जिन फोरम्स की बात की, आपने IMF को खत लिखा, आपने अमेरिकी कांग्रेस की जेली कमेटी में हमारे यहाँ इलेक्शन धांधली और जो साइफर है उसके मामला डिस्कस हो रहे हैं। आप इसे समझते हैं वलीद इकबाल साहब, ये दुरुस्त है जो कि गवर्नमेंट कह रही है अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत और PTI जो है वो रियासत के नहीं, मेरे खिलाफ जा रही है? नहीं, रियासत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा रहे। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तफसील से ये भी बयान होगा कि हमने अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिव्यू किया है, किसी से भी किया हो, तो उसके क्या हदूद हैं, और किसी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी एलिमेंट को, किसी हुकूमत को, किसी इदारे को यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर आके तहकीकाती इदारा बने, वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगी। तो ये बात लेकिन नहीं, क्योंकि ये फिर मजबूरी इसलिए हो जाती है कि और झंझोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं जब ये इतने बेहिस हो जाएं सब लोग, और जिस तरह से जमहूरियत को मसख या डिस्टॉर्ट किया है और जिस दीदा दिलेरी, जिस ब्रेजननेस के साथ किया है दुनिया भर ने। भाई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को मैंने बुलाया था, वो तो हुकूमत ने बुलाया था ना, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया। क्या आपका ये एहतजाज PTI गारंटी देती है पुरअमन होगा सर? जी एब्सोल्युटली पुरअमन होगा। नहीं, आप बताएं, हमारी हिस्ट्री के अंदर कोई बोरी बंद लाशें हैं, हमारी हिस्ट्री के अंदर कोई भत्ताखोरी है? बताएं आप मुझे। 26-27 साल हिस्ट्री है हमारी पार्टी की। वो एक वो जो वाकया है और इंसिडेंट जो है उसको, और उसके ऊपर भी हमने कहा है कि आजादाना तहकीकात हो। और कल असद कैसर साहब ने कहा है जब पंजाब के अंदर तहकीक होगी तो पता लगेगा कि मोहसिन नकवी और वो तो हिलाले इम्तियाज दिया वो उसके जिम्मेदार थे, पता लगेगा ये इसलिए हम कह रहे हैं। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो 3 दिन पहले ऑब्जर्व किया बेल देते हुए हमजा कैंप अटैक केस के अंदर, के बताया और कहा कि एक सब इंस्पेक्टर या क्या था, हेड कांस्टेबल के इल्जाम के है, एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खुदारा आप तफरीक करें कि एक रैली के अंदर जो है पुरअमन एहतजाज में फर्क होता है और APS और जो कोयटा कचहरी में जो हुआ है वो दहशतगर्दी है, उसमें तफरीक करें। आप रैलियों के पीछे लगे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आपकी आला तरीन अदालत जो है। लेकिन अब पता नहीं है एहतजाज में इसकी इजाजत आपको मिलती है कि नहीं? जी मैं आपको बता दूं, आगे जो आपने जलसे की बात की खबर यही है कि 30 मार्च को जो एहतजाज के लिए अपना इस्लामाबाद इंतजामिया को दरखास्त दी थी वो मुस्तरद हो गई, इनकार हो गया।